स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना से लेकर आज़ादी तक, कांग्रेस की स्थापना से लेकर आज़ादी तक और इसमें बिहार की भूमिका हमें देखनी है। भूमिका बिहार की। अब आप विद्रोह की बात करेंगे तो विद्रोह में चूंकि झारखंड बिहार का ही पार्ट था, तो इसमें जो संथाल विद्रोह हो या फिर मुंडा विद्रोह हो, ये जितने भी विद्रोह यहाँ पर हुए हैं, ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसे विशेष भूमिका इसमें होती है, उसे पढ़ना है। और दूसरा, अगर आप स्थानीय आंदोलन की बात करेंगे तो चंपारण आंदोलन, इसके अलावा भी जो किसान आंदोलन है वो हम देखेंगे। और चंपारण दो तरीके से महत्वपूर्ण हो जाएगा, एक तो ये आंदोलन के रूप में भी आ जाएगा और दूसरा जो आपको गांधीज्म पढ़ना है, यहाँ एक सिलेबस व्यक्तित्व में हम देखेंगे यहाँ पर, तो व्यक्तित्व में गांधी भी ऑलरेडी सिलेबस में है। और गांधी की जो यात्रा है, जो राजनीतिक यात्रा उनकी शुरू होती है, वो चंपारण से ही होती है। तो चंपारण तो ऐसे भी महत्वपूर्ण हो ही जाता है। तो चंपारण विद्रोह में भी आप पढ़ें या फिर आप गांधी में भी चंपारण पढ़ें, उसकी भूमिका विशेष हो जाती है। और बिहार में प्रश्न भी लगातार प्रतिवर्ष प्रश्न चंपारण से रहती है। पीटी में भी चंपारण से प्रश्न होना लाजमी है और मेंस में भी चंपारण से प्रश्न होता ही होता है। तो इतिहास के खंड में हम विद्रोह देखें तो विद्रोह में आप देखेंगे कि एक तरफ से जनजातीय विद्रोह है, दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि किसानों का विद्रोह इसमें शामिल है। अब मेंस में और प्री में बुनियादी फर्क है। प्री में जहां आपसे तारीख पूछ ली जाती है, आपसे उसमें आंदोलन में शामिल कुछ लोगों के नाम पूछ लिया जाता है या कुछ घटनाओं के बारे में पूछ लिया जाता है, एक आध कारण ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। लेकिन जैसे ही आप मेंस में आते हैं तो मेंस का तरीका अलग हो जाता है और मेंस में आपसे उसके कारणों को उल्लेख करना होगा, उसके स्वरूप की चर्चा करनी होगी, उसकी परिणाम का भी व्यापक चर्चा करना होगा और सबको एक दूसरे से जोड़ना होगा। तो जैसे ही विद्रोह को चलेंगे तो सबसे पहले तो हमें विद्रोह की बात करनी होगी कि विद्रोह आखिर क्यों हुआ और वो विद्रोह होने का स्वरूप क्या था और उस विद्रोह में किन किन वर्गों की क्या भूमिका रही। यह भी हम देखेंगे कि जो विद्रोह हुआ तो विद्रोह के परिणाम क्या हुआ, विद्रोह के परिणाम सकारात्मक क्या थे और नकारात्मक क्या थे, इस पर भी चर्चा हम करेंगे। और तब आप एग्जामिनेशन में बेहतर लिखने लायक आप हो जाएंगे और लिखने में आपको सुविधा मिलेगी। तो एक तो विद्रोह की बात हुई। दूसरा, स्वतंत्रता आंदोलन की आप बात करें, स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना से लेकर के आज़ादी तक जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन हैं वो सब आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे या बंग आंदोलन हो, बंग आंदोलन के बाद आप देखेंगे कि स्वराज दल की स्थापना होती है, स्वराज दल की स्थापना होती है। फिर आप देखते हैं कि क्रांतिकारी कांग्रेस के भीतर ही एक क्रांतिकारी दल उभर कर सामने आता है। गरम दल, नरम दल के अलग एक क्रांतिकारी दल भी है जिसकी धारा आज़ादी तक के साथ साथ चली है। ये सब हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसमें कैबिनेट, उसमें चाहे आप देखेंगे क्रिप्स मिशन हो, क्रिप्स मिशन के साथ साथ चाहे तो बेवल हो, तो जितने भी योजना वगैरह है जो ब्रिटिश भारत के साथ जो अंग्रेज लोग हैं, वो अंग्रेज लोग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के साथ जो एक सौदा करने की स्थिति में आते थे, वो सारी भी हमें पढ़ना है। कहने का मतलब ये है कि पूरी एक यात्रा होगी। ये यात्रा होगी 1885 से लेकर के 1947। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं का मतलब एक तो होगा कि कांग्रेस की स्थापना, एक तो कांग्रेस की स्थापना है और कांग्रेस की स्थापना के बाद कांग्रेस की विकास का मतलब सबसे पहले कांग्रेस में जन सहभागिता बहुत कम थी, बहुत कम लोग इसमें भाग लेते थे, लेकिन धीरे धीरे इस जनमानस में ये धीरे धीरे फैलता गया। तो एक होगा बिफोर द अराइवल ऑफ गांधी और दूसरा होगा आफ्टर अराइवल ऑफ गांधी। गांधी के आने से पहले कांग्रेस की स्थिति और दूसरा गांधी के आने के बाद कांग्रेस की स्थिति। तो जहां गांधी के आने से पहले कांग्रेस के जो कार्यक्रम होते थे उसका असर उतना नहीं होता था, इसके कार्यक्रम भी एक सीमित रूप में होता था। इसीलिए इसे कहा जाता था कि बरसाती मेढक है जो सिर्फ साल में एक बार टर्राता है, तिलक साहब ने कहा था। लेकिन गांधी के आने के बाद क्या होगा कि ये जनमानस में ये फैलता जाता है
और इसे निचले स्तर तक, ये सिर्फ कुछ संभ्रांत लोग की मीटिंग न होकर सामान्य जनता का आंदोलन इसे बना दिया गांधी ने। तो इसे हम दो भाग में पढ़ेंगे। तो एक गांधी, इसमें गांधी का जो एंट्री होती है उसके पहले और उसके बाद आप देखेंगे। तो कांग्रेस 1885 में इसकी स्थापना से लेकर जो गांधी का इसमें एंट्री होती है उससे पहले तक, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या है। गांधी के आने से पहले एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, बंगाल का विभाजन। तो बंगाल विभाजन के बाद एक बंग भंग आंदोलन चला था, बंग भंग आंदोलन हुआ था, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और खास करके मेंस के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि उसके बाद चंपारण हुआ, चंपारण के बाद फिर जालियांवाला बाग, जालियांवाला के बाद जालियांवाला बाग आप देखेंगे, उसके बाद असहयोग आंदोलन होता है। तो उसके बाद फिर गांधी के नेतृत्व में सबसे बड़ा आंदोलन असहयोग आंदोलन होता है, असहयोग आंदोलन होता है। असहयोग आंदोलन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जितने जो आंदोलन हुए हैं, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, जितने भी आंदोलन होते हैं सब हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अगर आप आधुनिक भारत के इतिहास को सिलेबस के रूप में अगर आप देखना चाहें कि हमें क्या क्या पढ़ना है, तो एक तो हमारे विद्रोह पढ़ना है, एक तो विद्रोह पढ़ना है, और दूसरा हमें स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना है, स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना है। विद्रोह में स्थानीय विद्रोह, जिसमें दो तरीके के विद्रोह आपको देखने को मिलेगा। एक जनजातीय विद्रोह, सबसे पहले जनजातीय विद्रोह ही उभर कर सामने आया। पहली बात तो यह है कि विद्रोह हुआ क्यों, यह हमें समझना होगा। तो विद्रोह के कुछ कारण है, मैं अभी चर्चा करता हूँ उस पर, लेकिन हमें सिलेबस का जो तीसरा खंड है इतिहास का वो देख लेते हैं। पहले तो हमने देखा कि आधुनिक भारत में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो एक है विद्रोह पढ़ना है, स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना है, ये देखना है। स्वतंत्रता आंदोलन में कहाँ से कहाँ तक हमें पढ़ना है वो हमने देखा। अभी और इस पर हम तुरंत चर्चा करते हैं। पहले जो सिलेबस में हिस्ट्री में और लिखा हुआ है उसे हम डिफाइन कर लेते हैं। कला और संस्कृति की अगर आप बात करें तो कला और संस्कृति बिहार के संदर्भ में हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे ये सिलेबस सीमित हो जाती है हमारे लिए। तो यहाँ पे जो कला और संस्कृति है वो बिहार के संदर्भ में पढ़ा है। तो बिहार के संदर्भ में अगर आप कला संस्कृति देखेंगे तो आप देखेंगे मौर्य कला, एक मौर्य कला हो गया, पाल कला, पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग भी, ये है। तो यह काफ़ी संक्षेप हो जाता है। तो एक एक कर करके इस पे हम डिस्कस करेंगे। मौर्य कला की क्या विशेषता थी, इसी में से पूछता है, कभी मौर्य पूछे, कभी पाल, कभी पटना, बारी बारी से इसी को पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो मौर्य कला की क्या विशेषता थी, पाल कला की क्या विशेषता थी, पटना कलम की क्या विशेषता थी, ये हमें देखना है। तो आर्ट एंड कल्चर में ये हमारा सिलेबस है। मौर्य कला की आप बात करें तो मौर्य कला न सिर्फ बिहार की कला संस्कृति के रूप में बल्कि पूरे भारत की कला और संस्कृति के रूप में वो आरंभिक अभिव्यक्ति थी। हालांकि इससे पहले भी आर्ट एंड कल्चर के फॉर्म में डेवलपमेंट तो पहले से हो ही रहा था। जैसे हड़प्पा से ही हमें आर्ट एंड कल्चर में कुछ न कुछ डेवलपमेंट तो देखने को मिलता ही है, लेकिन एक जो ठोस जो डेवलपमेंट देखने को मिलता है वो मौर्य के टाइम में ही मिलता है। जैसे पिलर के निर्माण होना, स्तूप का निर्माण होना। तो ये जो आप आर्किटेक्ट में आप जो देखेंगे, जो वास्तु निर्माण में आप देखेंगे, तो इसमें जो इसकी शुरुआत होती है भारत में, वो मौर्य कला में ही इसकी शुरुआत देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से ऐसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बाकी के बोर्ड के एग्जामिनेशन के व्यू में भी, जैसे यूपीएससी में भी। तो बिहार के संदर्भ में तो ऑलरेडी महत्वपूर्ण है ही। तो मौर्य कला में हमें देखना होगा, इसमें जितने भी अशोक के पिलर्स हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, स्तूप हैं, विहार हैं, वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इसमें। पाल कला देखना है, मौर्य कला के बाद पाल कला है, इससे थोड़ा विकसित है। और पटना कलम है, पटना कलम में हमें आधुनिक, ये आधुनिक मध्यकालीन और आधुनिक कालीन, ये दोनों का मिश्रण इसमें देखने को मिलता है। हम अगर व्यक्तित्व देखें तो 3 व्यक्तित्व हमारे लिए महत्वपूर्ण है जो सिलेबस में दे रखा है, वो गांधी, नेहरू
और टैगोर है। ये व्यक्तित्व है, इनसे प्रश्न आते हैं। तो ये आपका सिलेबस रहा। तो इतिहास में 3 तरीके से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, 3 भागों में आप इतिहास के सिलेबस को देख सकते हैं। एक है आधुनिक भारत, दूसरा कला और संस्कृति, और तीसरा है व्यक्तित्व। आधुनिक भारत के इतिहास में हम 2 भागों में इसे डिवाइड करेंगे। एक देखेंगे कि विद्रोह, और दूसरा हम देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन। ये जो विद्रोह है या फिर स्थानीय विद्रोह है, जनजातीय विद्रोह है, और एक देखेंगे कि राष्ट्रीय विद्रोह होगा। 1857 के बाद हमें देखने को मिलता है। तो 2 तरीके से 2 भाग में इसे पढ़ना है। और उसके बाद हम आएंगे आर्ट एंड कल्चर पे, कला संस्कृति पे। कला संस्कृति पर मौर्य कला, पाल कला और पटना कलम है, मधुबनी पेंटिंग भी है। और व्यक्तित्व में गांधी, नेहरू और टैगोर हमें देखना है। ये है। अभी हम देखते हैं कि आधुनिक भारत के जो विद्रोह का सेगमेंट है, हम अभी उसकी चर्चा अभी करते हैं, विद्रोह के बारे में। देखिए, सबसे पहले हमें देखना है कि विद्रोह आखिर हुआ क्या, इसका बैकग्राउंड क्या था, इसकी पृष्ठभूमि क्या था। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि विद्रोह होने से पहले यहाँ पे अंग्रेजों का जो आगमन हुआ था, और अंग्रेज आने के बाद जब यहाँ पे सफलता पाई उन्होंने, और ये खास करके 1757 के बाद, 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। और प्लासी की लड़ाई होने के बाद अंग्रेजों की बंगाल में पकड़ मजबूत हो गई, और अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल का शासन उनके हाथ में ही चला गया। उसके बाद उन्होंने जो नीतियां अपनाई, उसका भारत के, यहाँ की जनता के विभिन्न वर्गों के ऊपर विभिन्न तरह से असर डाला। जैसे अगर आप व्यापारियों की बात करेंगे तो धीरे धीरे उनका व्यापार छीन लिया गया। धीरे धीरे उनका व्यापार छीन लिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वे जो धन का बहिर्गमन आप देखते हैं कि यहाँ से किस तरह से धन की उगाही की जाती थी, और यहाँ से धन की उगाही करके वो लोग ले जाते थे, उसका स्वरूप अलग अलग था। आरंभिक दौर में उन्होंने क्या किया कि यहाँ से सीधे टैक्स के रूप में पैसे वसूलना शुरू कर दिया। फिर आगे चल के क्या देखते हैं कि टैक्स नहीं, बल्कि यहाँ से वो कच्चे माल के रूप में यहाँ से लेकर जाना शुरू कर दिया। तो इसकी अगर आप बात करेंगे तो आर्थिक, जिसे हम कहते हैं कि उनकी जो आर्थिक नीति थी यहाँ पे, तो सबसे आरंभिक जो चरण है, ऐसे पूरे अंग्रेज का जो यहाँ पर भारत में शासन रहा, उसको भी हम 3 भाग में डिवाइड करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आरंभिक चरण था उनका, खास करके 1757 से, तो 1757 से जो शुरू हुआ 1813 तक, इस टाइमिंग को हम कहते हैं वाणिज्यवाद। ठीक है ना, मतलब पूंजीवाद का वाणिज्यवादी चरण, वाणिज्यवाद पूंजीवादी चरण ये हो गया। यहाँ क्या है, ये कॉमर्शियल फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है। इसे कहते हैं कॉमर्शियल फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब यहाँ पे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी चाहिए होता था ब्रिटिश को यहाँ पे। तो वो क्या करते थे कि यहाँ से टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करना चाहते थे। और आपको पता है कि जब प्लासी के बाद और बक्सर के बाद यहाँ के ट्रेजरी पर उनका अधिकार हो गया, यहाँ के खजाने पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। तो जब यहाँ के खजाने पर उनका अधिकार हो गया, तब वहाँ से वो अपनी मर्जी से संसाधन लेने लगे और उसका वो इस्तेमाल करने लगे। अब क्या होने लगा कि जब इससे पहले, जैसे कि आपको पता है कि भारत में जो जितने भी यूरोपीय लोग यहाँ पर आए, चाहे वो पुर्तगाली हो, डच हो, फ्रेंच हो या फिर इवन ब्रिटिश हो, वे सब यहाँ पर व्यापार करने आए थे। व्यापार करने आए थे मीन्स व्हाट, यहाँ से वो खरीदते थे सामान और वो जाकर के वो बेचते थे यूरोप में, और उससे वो फायदा कमाते थे। यही था। तो क्या था कि उन्हें पैसा लाना पड़ता था यहाँ से सामान को खरीदने के लिए। और पैसे में, क्योंकि जो वस्तु विनिमय जो देखते हैं कि वो कुछ सामान हमें दे, हम कुछ उन्हें सामान दें, वो क्या दे सकते थे जो भारतीय इस्तेमाल करते थे? नहीं दे सकते थे। जैसे अगर हमारे पास चावल है और आपके पास गेहूं है, तो हम आपको 1 किलो चावल दें, आप हमें 1 किलो गेहूं दें, तो एक्सचेंज हो जाता है। तो विनिमय प्रणाली होती है, वस्तु विनिमय प्रणाली होती है। तो पहले यही चलता था भारत के संदर्भ में, यह चलता था। और रुपये का भी है, प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक की यात्रा है, उसमें करेंसीज वगैरह इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन जो वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी, यह भी हमेशा से चलते आया है। तो उनके पास वैसी कोई वस्तु नहीं थी अंग्रेजों के पास या फिर यूरोपीय कंपनीज के पास, जिसका इस्तेमाल भारतीय लोग करते और उसके बदले में यहाँ से अपना संसाधन उन्हें देते। तो इस अभाव में
उन्हें देना पड़ता था करेंसी, उनको देना पड़ता था गोल्ड या फिर सिल्वर, वो देना पड़ता था। तो सोने और चांदी यहाँ के लोगों को देते थे और इसके बदले में वहाँ से सामान ले जाते थे। तो एक समस्या उनके पास थी कैपिटल की, कि कैपिटल लेकर आना होता था और वो यहाँ इन्वेस्ट करते थे और फिर जाकर के वहाँ बेचते थे और मुनाफा कमाते थे। तो बिजनेस तो सफल था ही, लेकिन जब बंगाल पर उनका अधिकार हो गया तो अब वो पैसे बाहर से लाने की ज़रूरत भी नहीं थी उनके लिए, क्योंकि अब वो यहाँ रेवेन्यू ले लेते थे। रेवेन्यू टैक्स के माध्यम से उनके पास पैसा आ जाता था और उसी पैसे से ये यहाँ पर निवेश कर देते थे उसी पैसे का, और उसी से यहाँ से वो रिसोर्सेज खरीद लेते थे, कच्चे माल खरीद लेते थे और फिर जाकर के वो बाहरी बाजार में बेच देते थे, चाहे वो मसाले हो या कुछ और हो। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 1757 से जब उनका अधिकार यहाँ पर होता है तो जो उन्होंने नीति अपनाई भारत में उसे कहा जाता है वाणिज्यवाद। तो ये वाणिज्यवादी चरण था, ठीक है ना। तो यह पूंजीवाद का मतलब ब्रिटिश पूंजीवाद का वाणिज्यवादी चरण था, ये कॉमर्शियल फेज था। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो टैक्स कलेक्ट करते थे और पैसे उनके पास आता था उसका वो इन्वेस्ट करते थे, पहली बात। अब आप दूसरा जब देखेंगे, खास करके 1813 से लेकर के 1857 तक आप अगर देखेंगे तो ये वो टाइम है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है यूरोप में। अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ यूरोप में तब क्या होगा कि उसी अनुरूप यहाँ भी वो अपनाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा था यूरोप में उसी संदर्भ में वहाँ पर वो नियम यहाँ पर अपनाते थे। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत एक उपनिवेश था उनका, और जो उपनिवेशवाद है, जो कॉलोनिज्म है, उसका मतलब यह होता है कि अपने मातृदेश के हित में काम करना। मतलब जो मातृदेश उनका था ब्रिटिश का, वो तो ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, तो उसी के हित में काम करते थे भारत में, और वैसी नीतियां अपने उपनिवेश में लागू करना जो मातृदेश के हितों का संरक्षण करे, ये नियम होता है उपनिवेशवाद का। तो उपनिवेशवाद की नीति ही यही होती है कि अपने अपने उपनिवेश में वैसी नीतियों को इंट्रोड्यूस किया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए जो मातृदेश के हितों की रक्षा करे। तो मातृदेश में उनका हित क्या था? पहले उनका यह था कि उन्हें कैपिटल की जरूरत थी, तो यहाँ से रेवेन्यू के माध्यम से कैपिटल ले जाते थे। लेकिन अब उन्हें क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है ब्रिटेन में, तो जब उनके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तब उन्हें कच्चे माल की ज़रूरत होगी, तब यहाँ से वो कच्चे माल ले जाएंगे और फिर उसका प्रोसेस वहाँ पे करेंगे। तो अब यहाँ पे ये जो है इसे कहते हैं औद्योगिक चरण, ये टाइमिंग को इसे कहते हैं औद्योगिक चरण। औद्योगिक चरण, ठीक है। तो ये है कॉमर्शियल फेज ऑफ ब्रिटिश कैपिटलिज्म और ये हो जाएगा इंडस्ट्रियल फेज ऑफ ब्रिटिश कैपिटलिज्म। ये इंडस्ट्रियल फेज हो जाएगा। यहाँ उन्हें क्या चाहिए होगा? वो दो चीज़ें उन्हें चाहिए होगा। एक तो भाई रॉ मटेरियल हमें चाहिए और एक हमें मार्केट चाहिए। दो चीज़ें चाहिए। रॉ मटेरियल क्यों चाहिए? क्योंकि हमें तैयार करना है माल, और जब माल तैयार हो जाएगा तो उस माल को बेचना है हमें मार्केट में, तो उसके लिए हमें मार्केट भी चाहिए। दो चीज़ें। अब देखिए, जब रॉ मटेरियल हमें चाहिए होगा तो हमें किसानों को प्रेरित करना होगा कि जो हमें चाहिए वो सामान आप खेती करें, आप उसका प्रोडक्शन करें। दूसरी बात, और जब प्रोडक्शन हमारा होगा तब जो प्रिपेयर्ड जो माल हमारा तैयार जो होगा, वो तैयार होने के माल का कंजप्शन कहाँ होगा उसकी चिंता है हमें, है ना। तो उसके लिए जो इंडिया है, भारत है, उसे क्या करना होगा? एक बाजार के रूप में तैयार करना होगा, ठीक है। तो आप देखिए, सबसे पहले यहाँ से वे क्या करेंगे? यहाँ से वे लोग कच्चा माल ले जाएंगे, कच्चा माल, रॉ मटेरियल। तो उन्हें कच्चा माल चाहिए होगा। तो जब उन्हें कच्चा माल चाहिए होगा तो यहाँ के लोगों को प्रेरित करना होगा कि तुम चावल और गेहूं के चक्कर में ना रहो, बल्कि तुम हमारे ज़रूरत के हिसाब से भी चीज़ों को तुम उगाओ। जैसे तुम अफीम की खेती करो, तुम चाय की खेती करो, तुम जूट की खेती करो। क्यों? क्योंकि ये सब सारी चीज़ें हमें चाहिए होगा, मतलब ब्रिटिश को चाहिए होगा, ताकि फिर उसको प्रिपेयर कर सकें वो। तो वो क्या करेंगे कि यहाँ पे लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। प्रोत्साहित कैसे करेंगे? उन्हें ज़्यादा पैसे देंगे
या और जो किसान है वो किसान पर टैक्स का बोझ ला दिया जाएगा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद क्या हुआ कि भारत, पहले हम ये देखते हैं कि अंग्रेजों पर क्या प्रभाव पड़ा और फिर हम देखेंगे कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये होगा। और दूसरी तरफ उनको पहले तो कच्चा माल यहाँ से जाना होगा, और यहाँ पे मान लिया जाए ये ब्रिटेन है, यहाँ पे ये फैक्ट्री है और यहाँ पे कच्चा माल को प्रोसेस करके तैयार कर लिए, और जब तैयार कर लिए तो वापस में भारत में इन्हें सामान देना है। मतलब यहाँ पर तैयार माल आ गया, तैयार माल आ गया। अब इसे बेचना है, तो बेचने के लिए इसे क्या होना चाहिए, इसे बाजार की जरूरत होगी। तो अब बाजार बनाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करना होगा कि अब वहां पर उन्हें ऐसी नीतियां अप्लाई करनी होगी जहां पर भारत में रहने की वाली जो जनसंख्या है, भारत में रहने वाली जनसंख्या अपनी जरूरत वैसी बनाए कि इनके यहां तैयार जो सामान है, माल है, उसका उपभोग करने लगे। तो दो तरीके से आप देखेंगे कि उनकी यहां पर नीतियां अपनाई जाएंगी। पहले यहाँ के किसानों को तैयार करें उसलिए ताकि हमारे जरूरत के हिसाब से वो उत्पादन कर सके, और दूसरा उस सामान को जब हम प्रिपेयर कर लें तो यहाँ की फिर जनसंख्या को, यहाँ की आबादी को, यहाँ के लोगों को अब तैयार करना होगा कि वो कंजप्शन कर सके और उन चीज़ों का उपभोग कर सके जो हमने बनाया है। कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ की जनसंख्या को अंग्रेज बनाने की कोशिश की जाएगी। ये हुआ। तो ये इनका फंडा है। अब देखिए इसका असर क्या पड़ेगा भारतीयों पर। भारत पर इसका असर यह पड़ेगा कि पहले से जिस तरीके से यहाँ पर एग्रीकल्चर हो रहा था, पहले से जैसे यहाँ पर एग्रीकल्चर कर सकते, एक और मैप लेते हैं उसके माध्यम से समझते हैं। पहले से यहाँ पर खेती हो रहा है, यहाँ पे जैसे चावल उगाए जा रहे हैं, गेहूं उगाए जा रहे हैं, रागी उगाए जा रहे हैं, जो भी हो फल फूल ये सब हो रहे हैं, उगाए जा रहे हैं यहाँ पर। तो हो क्या रहा है कि यहाँ की जो जनसंख्या है वो इस पर आधारित है, ग्रामीण जनसंख्या है। दूसरा यहाँ उद्योग भी थे, ऐसा आप नहीं कर सकते कि ब्रिटिश आने से पहले उद्योग नहीं थे, यहाँ पर उद्योग भी हैं। तो उद्योग में जैसे आप देख सकते हैं कि उद्योग में क्या क्या चीजें हैं। तो उद्योग में कुटीर उद्योग है, कुटीर उद्योग जैसे सूती कपड़ा है तो सूती वस्त्र उद्योग है, यहाँ पे वस्त्र उद्योग है, खिलौने के उद्योग है यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि जो बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, बर्तन के उद्योग है यहाँ पर। ये सब उद्योग तो पहले से थे ही। अब होगा क्या यहाँ पे कि जब ब्रिटिश लोग क्या करेंगे, इनका उद्योग तोड़ देंगे इनका। क्यों? क्योंकि जब वो ब्रिटिश प्रिपेयर जब सामान आएगा तो फिर इनको कौन खरीदेगा, क्योंकि ये तो महंगा बनेगा ना। क्योंकि जब भी आपको एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी सामान अगर मानव के द्वारा बनाया जाता है तो महंगा पड़ता है बनिस्बत मशीन के। मशीन में क्या होता है कि प्रोडक्शन क्वांटिटिव रूप से बढ़ता है, तो मशीन से कोई भी चीज़ आप बनाएंगे तो सस्ती बन जाएगी। तो जहां एक आदमी एक टोकरी बनाता हो दिन भर में बैठ के, या 2 टोकरियां बनाता हो, वो 50 रुपये बेचेगा, लेकिन मशीन से 10 मिनट के अंदर 100 टोकरियां निकल जाएंगी तो उसकी कीमत 10 रुपये हो जाएगी। तब क्या यहां पर हुआ कि इस बाजार से, इसकी जो फैक्ट्री है, इसकी फैक्ट्री से यहां पर सस्ते सामान बिकने लगे। तब क्या हो गया कि भारत के उद्योग जो था वो चौपट हो गया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि भारत के उद्योग को तोड़ दिया। जो कुटीर उद्योग था उसको, भारत के उद्योग को शिल्प उद्योग इसे कहते हैं, शिल्प उद्योग को उसने तोड़ दिया अंग्रेजों ने। और उसे तोड़ने के बाद अपना जो उसकी मशीन के द्वारा तैयार की गई वस्तुओं थी वो यहाँ पर बेचे जाने लगा। अब देखिए, तो एक हुआ कि जो भारत के उद्योग था वो टूटा, और दूसरा क्या असर पड़ा कि ये टूटा तो वे करेंगे क्या, सबसे बड़ी समस्या हो गई। ये अब जाएंगे कहाँ। तो ब्रिटेन की बात कर लेते हैं पहले, चूंकि उनके यहाँ भी तो हुआ था, क्योंकि यह भी तो कहा जाता है कि तो उत्पादन तो उनके यहाँ हुआ था। जैसे ब्रिटिश परिसर विद्वान है, उन्होंने कहा था कि औद्योगिकरण होता है तो ये तो होता ही है। तो जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ तो क्या हुआ कि वहाँ के जो लोग जो पहले छोटे उद्योग में लगे हुए थे उनको वहाँ पे डाल दिया गया था औद्योगिकरण में। मतलब मशीन आया तो उस फैक्ट्री में उन्हें लगा दिया गया, तो उन पर बेरोजगारी का बोझ नहीं हुआ, वो उस जॉब में आ गए वापस। लेकिन भारत में हुआ क्या, मजे की बात यह है कि औद्योगिकरण भारत में हुआ और भारत में एक भी फैक्ट्री नहीं लगाई गई। भारत में फैक्ट्री लगाई ही नहीं गई, औद्योगिकरण यहाँ हुआ। तो हुआ क्या कि इनका रोजगार खत्म हो गया, और जब इनका रोजगार खत्म होगा तो ये सब जाएंगे कहाँ, ये सब चले आए एग्रीकल्चर पर, खेती पर। और फिर क्या हुआ कि कृषि पर जनसंख्या का अधिभार बढ़ गया, कृषि पर जनसंख्या का अधिभार बढ़ गया।
उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा कि गरीबी होगी, फिर परिणाम होगी भूखमरी होगी, अब फिर क्या होगा? आक्रोश। ये लोग में आक्रोश में आएंगे ना, आक्रोश, और आक्रोश के बाद क्या होगा? विद्रोह। और आपने समझ लिया कि विद्रोह क्यों हुआ? तो हम देख रहे थे कि विद्रोह हुआ, तो विद्रोह का कारण आपने देखा विद्रोह क्यों हुआ? विद्रोह का कारण यह है कि अंग्रेजों ने जो नीतियां अपनाई उसका असर पड़ा जिस तरीके से यहाँ के लोगों पर, तो यहाँ के लोगों पर असर पड़ा, तो इसका उन्होंने अभिव्यक्ति हुआ, इसका उन्होंने विरोध का विद्रोह किया। आज सभी वर्ग के लोग अलग अलग विद्रोह करेंगे, तो हमने एक जनरल सा कॉन्सेप्ट देखा। अभी और हम देखते हैं, को आपने देख लिया कि यहाँ के जो शिल्प उद्योग वाले लोग थे वो बर्बाद हो गए, और शिल्प उद्योग वाले चले गए खेती करने। और खेती जैसे पहले से अगर एक जगह एक छोटे सा लैंड, पीस ऑफ लैंड है, वहां पर 2 लोग अगर खेती कर रहे हो, अगर 4 लोग और बढ़ जाएं तो उसका उत्पादन तो नहीं बढ़ेगा ना, उत्पादन नहीं बढ़ेगा उसका, लेकिन उस पर क्या हो जाएगा कि बोझ बढ़ जाएगा और गरीबी होगी। ये कारण हुआ, और यही कारण भारत में गरीबी और भूखमरी को बढ़ा दिया गया, निर्धनता बढ़ा दिया गया एक तरीके से। अब दूसरा देखिए क्या हुआ। दूसरा हुआ कि अतिरिक्त जनसंख्या इस पर बढ़ा ही, इस पर टैक्सेशन भी रखा गया ना, टैक्सेशन में भी कमी नहीं की गई। और इस देखिए, इन्हें जब कहा गया कि तुम गेहूं चावल की उपज में भी कमी आ गई, क्यों? क्योंकि ब्रिटिश लोग तो प्रोत्साहन कर रहे थे कि तुम नकदी फसल का उत्पादन करो, जो उनको उनके उद्योगों के लिए आवश्यकता थी। नकदी फसल उपजाओ, तुम तंबाकू का उत्पादन करो, तुम चाय का उत्पादन करो, इन सब चीज का, जूट का उत्पादन करो। तो नकदी फसल का उत्पादन जब होने लगा तो हुआ क्या? और उसके बाद जो पैसा वहां से मिलता था नगद, वो टैक्स के रूप में इनसे वसूल लिया जाता था। तो भूखमरी और बढ़ी, क्योंकि अनाजों की कमी हो गई, क्योंकि अनाज तो थे भी नहीं, अनाज की उपज में कमी हो गई, तो अनाज की भी कमी हो गई, इसलिए भयंकर अकाल भी आया। तो ये अकाल में और जो सामान्यतः अकाल है उसमें फर्क है, क्योंकि सामान्यतः अकाल एक भौगोलिक घटना होती है, लेकिन ये जो अकाल था वो ब्रिटिश नीतियों का परिणाम था। तो ये हमने देखा। तो एक तो हमने देखा कि किस तरह से भारत के लोगों पर एक असर हुआ ब्रिटिश नीतियों का। अब इसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह से सभी वर्गों पर अलग अलग इसकी नीतियां, अलग अलग इनका पड़ा असर। जैसे किसान, जनजातीय लोग, शिल्प उद्योग, और इसके बाद आप देखेंगे राजे रजवाड़े। राजे नवाबे या नवाब जो भी हो, इन पर असर पड़ा अलग अलग। जैसे किसान की हालत तो हमने भी देख ली कि किस तरह से जो किसान है वो निर्धन होते चले गए, उन पर जनसंख्या का बोझ कृषि पर बढ़ता चला गया, उन पर टैक्सेशन बढ़ा जा रहा है। फिर टैक्सेशन अगर आप देखेंगे तो टैक्सेशन लगातार बढ़ा दिया जा रहा था। जब अकाल की घटना हो रही है उसमें भी लगान में कोई कमी नहीं की गई है। तो किसानों की दुर्दशा तो हो ही गई, तो किसानों की दुर्दशा हुई। अब जनजातीय क्षेत्र में हम क्या देखेंगे? आदिवासियों का एक है, जनजातियों में एक कॉन्सेप्ट प्रचलित था कि जो जंगल है वो जनजातीय लोगों का है, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया ये भी, और वो जंगलों की कटाई करने लगे डेवलपमेंट के नाम पे। अब जंगल उनकी जमीन होती थी, वो जमीन भी उनसे छीन लिया, और उस जमीन जैसे झारखंड के क्षेत्र में हुआ था, जिसके बाद आप जनजातीय विद्रोह यहाँ पर, चाहे वो मुंडा विद्रोह हो या फिर आप बाकी को हो विद्रोह, बाकी जो विद्रोह आप देखेंगे उसमें स्थिति सामने आपको देखने को मिलेगी। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उनकी ज़मीन को छीन ली, जो ज़मीन उन्होंने खुद उपजाऊ बनाया था, क्योंकि जंगल और पथरीली ज़मीन वैसी होती है जो सामान्यतः उपजाऊ नहीं होती है, तो लोग मेहनत करके उसको उपजाऊ बनाते हैं, और ये अंग्रेज उनके ज़मीनों को उनसे छीन ली। वो एक एक्ट लाकर
यह भी कह देते हैं कि इस जंगल को काटना भी गैरकानूनी है आपके लिए। तो जब उनके अधिकार, जो प्राकृतिक अधिकार, जो पहले से ही अधिकार उनको मिला हुआ था, सदियों से मिला हुआ था, वो अधिकार का हनन अंग्रेजों के द्वारा हो जाता है, तब अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातीय लोग खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा एक दीकू का कॉन्सेप्ट है, दीकू और गैर दीकू। तो जो आदिवासी लोग, जो जनजातीय लोग हैं, वो जो गैर जनजातीय लोग होते हैं उन्हें दीकू कहते हैं। जो मैदानी क्षेत्र से बाहर आते हैं तो मैदानी क्षेत्र के लोग को दीकू कहते हैं। तो वहां पर देखने को मिलेगा कि अंग्रेजों के साथ साठ-गांठ करके, चाहे वो साहूकार हो या जमींदार हो, वो भी जनजातीय क्षेत्रों में शोषण करते थे। तो जब जनजातीय लोगों का जब शोषण होता था तो उन्हें ऐसा लगा कि ये लोग हमारे दुश्मन हैं, और उन्होंने नारा दिया था कि दीकुओं को मारो, तो दीकुओं को मारो, उन्होंने नारा दिया था। तो साहूकार लोग उनके साथ जबरन करते थे। जैसे उन्हें अगर आवश्यकता पड़ती थी पैसे वगैरह लेने के लिए तो उन्हें पैसे देते थे साहूकार लोग, और उस पर वो अधिक से अधिक उस पर वो लोग सूद वसूलते थे उनसे। सूद न देने की स्थिति में उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, उनके महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार करते थे। तो ये सब घटना होती थी जो जनजातियों को अंग्रेजों को विरुद्ध खड़ा कर दिया। तो एक तो हमने देखा कि किसान किस तरीके से इनके विरुद्ध खड़े हुए, और फिर हमने देखा कि जनजातीय लोग क्यों इनके विरुद्ध खड़े हुए। तीसरा जो कारण हम देखते हैं शिल्प उद्योग का। तो शिल्प उद्योग की भी हमने चर्चा भी की कि शिल्प उद्योग का अपना उद्योग खत्म हो गया, और जब इनका उद्योग खत्म हो गया तो ये लोग जाते कहाँ? तो चूंकि औद्योगिकरण भारत में तो हुआ ब्रिटेन की तरह, लेकिन जो ब्रिटेन में जो फैक्ट्रियां लगी वो फैक्ट्रियां भारत में नहीं लग पाया। तो औद्योगिकरण का जो लाभ होता है वास्तविक, वो लाभ नहीं ले पाया भारत, और यहाँ की जनसंख्या अब बेरोजगार होती चली गई, और वो सब या तो कृषि के क्षेत्र पर जाएंगे या फिर वो भूखमरी के शिकार होंगे। तो इस तरीके से शिल्प उद्योग में जो लोग लगे हुए थे वो इनको विरुद्ध हो गए, तो यह भी इनके विरुद्ध हो गए। अब राजे रजवाड़े की स्थिति या नवाब है, मतलब जो रियासत थे, वो इनको विरुद्ध क्यों हो गए? वो इनको विरुद्ध हो गए कि धीरे धीरे अंग्रेज अपनी नीति में परिवर्तन करते आए थे। सबसे पहले वो यहाँ पर व्यापार पर पकड़ बनाए, यहाँ पर मार्केट पर पकड़ बनाए, लेकिन धीरे धीरे की जो उनकी इच्छा थी वो यहाँ पर राजनीतिक रूप लेने लगा, और उनकी राजनीतिक इच्छा भी उभर कर सामने आने लगी। राजनीतिक इच्छा इन द सेंस यहाँ पर रूल करने का, यहाँ पर गवर्न करने का। उनकी अपनी फौजें भी थी। जैसे अगर आप देखेंगे कि खास करके द्वैध शासन उन्होंने अपनाया, उसके बाद जो घेरे की नीति उन्हें अपनाई। घेरे की नीति के बाद आपने देखेंगे उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, विलय की नीति यहाँ पर अपनाई। तो विलय की नीति के तहत उन्होंने सीधे प्रत्यक्ष रूप से, उससे पहले तो प्रत्यक्ष नहीं होते थे, लेकिन विलय की नीति के तहत जो लॉर्ड डलहौजी ने किया था 1848 से लेकर के 56 तक लॉर्ड डलहौजी रहे और 57 में विद्रोह हो गया। तो इस विद्रोह में लॉर्ड डलहौजी की नीतियों का बहुत ही भूमिका इसमें निर्णायक मानी जाती है। हालांकि 1857 जो क्रांति हुई उसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई कारण थे, लेकिन इसमें लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी वो सबसे प्रमुख कारण था। तो लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से लेकर के 56 तक रहा था। उसने यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मतलब विलय की नीति अपनाया, और जो यहाँ पर रियासत थे वहाँ पे डायरेक्ट उसको अपने कंट्रोल में ले लेता था वो, जिसके लिए नीति और अनीति दोनों का सहारा लिया। ये कारण यह हुआ कि यहाँ के जो राजे रजवाड़े थे, यहाँ के जो शासक वर्ग थे, वह भी इनके विरुद्ध हो गए। अब चाहे आप देखेंगे वो झांसी हो या फिर वो सतारा हो या फिर आप लखनऊ हो, ये या फिर जगदीशपुर हो, ये जितने भी, जो कानपुर हो, ये जितने भी रियासत के राजा लोग हैं या नवाब लोग हैं, ये सब अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो जाते हैं, और फिर अंग्रेज के विरुद्ध एक समन्वित विद्रोह का स्वर उभर कर आता है। वो जनजातीय भी इनके विरुद्ध है, किसान भी इनके विरुद्ध हैं, राजे रजवाड़े भी इनके विरुद्ध हैं, और सैनिक भी इनके विद्रोह हैं। सैनिक क्यों हैं? तो सैनिक में हमें दो चीज़ समझना है। एक तो सैनिक भी किसान है, ये वर्दीधारी किसान है, क्योंकि सैनिक जो आया है वो किसान के घर से ही आया है, तो अपनी पूरी स्थिति जानता है कि हमारे घर में क्या क्या शोषण हो रहा है, अंग्रेज लोग कर रहे हैं, ये परिचित है। तो ये वर्दी पहन कर एक खड़ा हुआ किसान ही है जो अंग्रेजों के लिए भाड़े पर काम करता था। तो ये इस सेंटिमेंट से तो जुड़ा हुआ है, किसानों के सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर सामने फ्रंट पे इसे फेस करना पड़ रहा है डिस्क्रिमिनेशन। और डिस्क्रिमिनेशन कैसे फेस करना पड़ रहा है? तो डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है पहले तो रंग के आधार पर। रंग के आधार का मतलब क्या? जिस
हम भी उसी पोस्ट पर हैं और एक यूरोपीय भी उसी पोस्ट पर है, फिर भी हमारा काम नीचे का और हमारा पेमेंट भी नीचे का। जो यूरोपीय लोग इसके साथ में काम करने वाले हैं उसके कपड़े वगैरह भी से उठवा ले रहे हो, धुलवा ले रहे हो, मतलब नीचे दिन का काम करवा रहे हैं। तो एक तरह से रंग के आधार पर भेद हुआ। दूसरा, इनकी जो वेतन है, सैलरी है, वह भी कम दी जाती है, यह नाम से कि तुम भारतीय हो तो वेतन कम होगा। और तीसरा, धार्मिक उत्पीड़न भी इनका हो रहा है, इनका धार्मिक राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं। इसी में एक आप देखेंगे कि एक नियम था, इससे पहले कॉन्सेप्ट था कि समुद्र पार नहीं करना है, लेकिन इन्होंने एक एक्ट लाया और उसके तहत कर दिया कि अगर आवश्यकता हुई तो कोई भी सैनिक मना नहीं कर सकते हैं कि हमें समुद्र पार करना है। तो यह भी एक विरोधाभास आया था और इससे भी सैनिक के मन में आशंका उत्पन्न हुई थी। और ये धार्मिक कारण है ना, ये धार्मिक कारण तो तत्कालिक कारण हुआ था, क्योंकि एक अफवाह उठी थी कि जो राइफल जो चलाने को दिया गया था हथियार, उसमें सूअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल हुआ था। तो यह तो गाय और सूअर ये सब एक रिलीजियस सेंटिमेंट है, तो यह एक धार्मिक रूप से सेंटिमेंट्स बना और वहाँ पे इनके विद्रोह का ये तत्कालिक कारण बना। तो दो हैं, एक तो प्रश्न यह भी आता है 1857 से कि 1857 का विद्रोह का कारण क्या सैनिक कारण था या सैनिकों का असंतोष था? तो जरूर था, यह असंतोष तो था ही, लेकिन अगर वो क्या सिर्फ सैनिकों का असंतोष था तो नहीं, यह सिर्फ सैनिकों का असंतोष नहीं था, यह एक समन्वित असंतोष था, जो इसमें सारे वर्ग लोग का संतोष इसमें शामिल था। दूसरा इसमें आएगा कि क्या 1857 एक सिपाही विद्रोह था? क्या 1857 का महाविद्रोह एक सिपाही विद्रोह था या मात्र सिपाही विद्रोह था? तो नहीं, इसकी शुरुआत भले ही सिपाहियों के द्वारा की गई हो, लेकिन सिपाही विद्रोह नहीं था, क्योंकि इस विद्रोह में सभी वर्ग शामिल थे, है ना। आप देखें कि इसके जो नेतृत्व करने वाले थे वो सभी नेतृत्व करने वाले तो इसमें आप गैर सैनिक पृष्ठभूमि के थे। जैसे आप लक्ष्मीबाई को देखते हो, तात्या टोपे को आप देखें, या फिर आप यहाँ वीर कुंवर सिंह को देखो, ये सब गैर सैनिक पृष्ठभूमि के हैं। तो इस तरीके से हमें यह देखना है। 1857 की क्रांति का मैंने एक उदाहरण दिया, और लेकिन जो विद्रोह है वो विद्रोह का कारण यह है कि विद्रोह का कारण यह रहा कि अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में विभिन्न तरह की नीतियां अपनाई गई, या जो भी नीतियां अपनाई गई उसका भारत के विभिन्न वर्गों पर भिन्न भिन्न प्रकार का असर डाला। इसीलिए उनके विरोध करने का स्वरूप भी भिन्न भिन्न हुआ। इसीलिए आरंभ में विद्रोह एकत्रित नहीं बल्कि बिखरा हुआ था कि अपने अपने हिसाब से लोग विद्रोह कर रहे थे। लेकिन एक कारण था कि इनके विद्रोह का जो कारण था, इनके विद्रोह, इनकी जो पीड़ा थी, जैसे किसानों की पीड़ा क्या थी, उनका उत्पीड़न था, लगान बहुत ज़्यादा लिया जा रहा था, फसल नहीं हो पा रही थी फिर भी। और अगर हम देखेंगे कि जो शिल्प उद्योग वाले थे उनका क्या था कि उनका जो वहाँ से बाजार से निर्मित जो वस्तुएं आ रही थी ब्रिटेन से, वो उनका कारण था। आप अगर किसान अगर आप देखेंगे सिपाहियों का क्या था, तो सिपाहियों का कारण यह था विद्रोह का कि उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा था वो दो दर्जे का व्यवहार किया जा रहा था। तो भले ही सबका समस्या अलग अलग है, लेकिन समस्या का जो जड़ है वो एक था, और वो समस्या के जड़ है ब्रिटिश। तो ये लोग, इनमें कम से कम एक कॉमन था, भले ही इनके स्वरूप अलग अलग थे परेशानियों के, लेकिन इसमें कॉमन यह था कि इनकी सबके जो परेशानियों की जड़ है वो एक है। और इसी जो भाव, ये भाव जो था, इसी भाव से वो सब आपस में बंधे थे। और 1857 एक ऐसा समय हुआ जब यही भाव से इन सब को एक बांध दिया कि एनिमी कॉमन है। तो कॉमन एनिमी हुआ तो ये सब एक ही भाव से बंध गए और एक बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे 1857 का